प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में कंप्लीट ब्लड बाथ चल रहा है। और इंडिया में जिस तरह का इकोनॉमिक कंडीशंस है करंटली और वर्ल्ड में जिस तरह के हालात हैं, खासकर यूएस में, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी स्टॉक मार्केट इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा और यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है। स्टॉक मार्केट का जब भी ऐसा हालात होता है तो नेचुरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको देखकर डर जाते हैं। और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का ना, पहले अगर आप कुछ महीनों पहले रिस्क प्रोफाइल पूछते तो बताते एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑल दैट। लेकिन फिलहाल आप पूछेंगे वही सेम लोगों से तो उसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव से अब या तो मॉडरेट बन चुके हैं या फिर कंजर्वेटिव बन चुके हैं। रिस्क प्रोफाइल उनका चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है? नेचुरली मार्केट गिरा है, डर का माहौल है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। हर एक 2-3 साल में इस तरह के इवेंट्स होते हैं और इन्वेस्टर्स का हालात इसी तरह से होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, 20 ईयर प्लस से मैं मार्केट देख रहा हूँ ना, मतलब 16 ईयर प्लस का तो वर्क एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट्स का। उससे पहले MBA 2 साल, उस समय मार्केट ट्रैक करता था। उससे पहले इंजीनियरिंग, तो उस समय भी मोस्टली मैं मार्केट को ट्रैक करता था। तो सालों से देख रहा हूँ और 16 ईयर प्लस से तो इन्वेस्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मुझे पता है कि हो क्या रहा है। और ये बिल्कुल आप विश्वास रखें कि सिर्फ आपके साथ फिलहाल ये नहीं हो रहा है, एवरी फ्यू ईयर्स में ये लगातार होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इन्वेस्टर्स ऐसा क्या करें, किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि इस तरह के इवेंट से उन्हें डर नहीं लगे और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सके। ये वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इसे आप अच्छी तरह से वॉच करते हैं, समझते हैं, तो होल लाइफ जब तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपकी मदद करेगा। पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के साथ जो बुरा हो रहा है, क्या सिर्फ आपके साथ हो रहा है कि दूसरों के साथ भी हो रहा है। सबसे पहले तो ये कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरा पैसा डूब गया, मेरा पोर्टफोलियो नीचे चला गया, बाकी का अच्छा कर रहा है। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी, तो उसके लिए अच्छा क्या होगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में आपको बता दूं। तो देखिए, मेरा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्टमेंट है अलग अलग, ठीक है। म्यूचुअल फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। वहाँ पे अबाउट 5 to 6% के आसपास वो गिर चुका है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा कम गिरा है क्योंकि वहाँ पे वेल डाइवर्सिफाइड है। लेकिन अगर आप मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे, जिसके बारे में पहले भी कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, वहाँ पे गिरावट अबाउट 15% का है। 15% गिर चुका है पिछले कुछ समय में। अब यहाँ पे बिल्कुल आता है कि भाई 15% कैसे गिर गया? वो इसलिए गिर गया क्योंकि जो स्टॉक पोर्टफोलियो वो सिर्फ मिड और स्मॉल कैप का है। छोटी छोटी कंपनीज हैं वहाँ पे, लार्ज कैप नहीं है। और सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो में 6 स्टॉक्स हैं। और एक स्टॉक अगर आप देखेंगे, रियल एस्टेट का स्टॉक है और स्मॉल कैप का रियल एस्टेट का स्टॉक, वो अबाउट 30% गिर गया है। मतलब पहले उसमें अबाउट 15-20% का रिटर्न आ रहा था, वो अब गिर कर 30% निगेटिव चला गया है। और आज भी मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे ना, मतलब 3%, 5%, 7% इस तरह का स्टॉक्स गिरा है मेरे पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आप निश्चिंत हो जाएं कि सिर्फ आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है, ठीक है। सभी का पोर्टफोलियो गिर रहा है। मार्केट गिरता है तो सभी का पोर्टफोलियो गिरता है। इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि मार्केट क्यों गिर रहा है, कितना और ज़्यादा गिर सकता है और कब वापस आएगा, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोज़ में ये सब हम डिटेल में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो भी हो रहा है वो कुछ नया नहीं हो रहा है। पिछले जो इवेंट्स हैं उसके कारण ही मार्केट में गिरावट आ रहा है। और देखिए, एनी हाउ ये जो भी हो रहा है ना, शॉर्ट टर्म का इवेंट्स है। हाँ, कुछ महीनों का असर रहेगा, उसके बाद सभी कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ महीनों के बाद कोई दूसरा इवेंट आ जाएगा, फिर से मार्केट में ऊपर नीचे होने लगेगा, ठीक है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन शॉर्ट टर्म के कारण ऑफकोर्स हम अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करेंगे या फिर इसके आधार पर हम अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे। लॉन्ग टर्म जो भी पोर्टफोलियो होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा। इन तीनों को आप अच्छी तरह से समझे, हो सके तो इनका फोटो ले ले आप। जब भी आप प्रॉब्लम में रहें, आपको डर लगे कि क्या हो रहा है, तो इन 3 डेटा पॉइंट्स को आप देख ले। काफ़ी हद तक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, पोर्टफोलियो बनाने में भी आपको मदद मिलेगा। देखिए, सबसे पहला डेटा पॉइंट और शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, इसका फोटो तो आप जरूर ले लें। देखिए, 2000 से रिटर्न है निफ्टी 50 का। कई बार मैंने दिखाया है लेकिन फिर से दिखाना पड़ेगा, हालात खराब है।
यहाँ पे आप रिटर्न्स देखिए और अच्छी तरह से समझिए इसको। हाँ, अगर आप रिटर्न देखिए, राइट हैंड साइड में एनुअल इसका रिटर्न दिख रहा है ना, 2000 से रिटर्न आप इसका चेक कीजिए। 2001 में देखिए अच्छा खासा मार्केट गिरा, 2002 में फ्लैट रहा। तो मार्केट जब इतना गिरा और फ्लैट रहा तो देखिए 2003 में कितना तेजी से ऊपर गया, 72% के आसपास का रिटर्न। उसके बाद फिर थोड़ा कम रिटर्न, लेकिन उसके बाद फिर से अच्छा खासा रिटर्न। उसके बाद इतना ज़्यादा रिटर्न आने के बाद देखिए 2008 में फिर से बुरी तरह से गिरा, 52% के आसपास। इतना ज़्यादा गिरने के बाद मार्केट फिर से बहुत तेज़ी से ऊपर आया ना, 2009 देखिए 75% का रिटर्न। उसके बाद भी अबाउट 18%, और 2011 में देखिए 25% के आसपास गिरा मार्केट। हाँ, उसके बाद से मार्केट गिरा ही नहीं है। 2011 के बाद से देखिए आप 2015 में 4% गिरा है, तो उसे तो आप गिरना नहीं बोलेंगे, तो वो बोलेंगे फ्लैट है। ठीक है, तो मार्केट अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखेंगे तो गिरा ही नहीं है, या तो फ्लैट है या फिर रिटर्न आया है, थोड़ा बहुत रिटर्न आया है, फिर मीडियम रिटर्न आया है। इस दौरान कभी भी आप नहीं देखेंगे कि स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50 की मैं बात बोल रहा हूँ, ने कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया हो, लाइक एक ही साल में ना 40, 50, 60% रिटर्न, इस तरह का रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 31% के आसपास का रिटर्न, वो भी बहुत पहले, इधर तो आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि जो मार्केट का रिटर्न आया है ना, खासकर लार्ज कैप का रीसेंट टाइम्स में, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं आया है। वही 12 to 14, इसका जो एवरेज निकालेंगे ना 14% के आसपास पूरा का एवरेज, और रीसेंट टाइम वही, तो मैंने हमेशा बताया ना आप लोगों को 12 to 14% का रिटर्न, तो वही मार्केट से आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे देखिए मंथली आप रिटर्न्स चेक कर सकते हैं ना। तो अब जैसे 2024 आप देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए पहले तो मंथ्स में ठीक ठाक रिटर्न आ रहा था, लेकिन अक्टूबर में देखिए ना 6% से भी ज़्यादा। तो अगर किसी ने अक्टूबर के मंथ में शुरू में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या सितंबर के लास्ट में इन्वेस्टमेंट किया हो, 2024 की बात मैं बोल रहा हूँ, उसका 6% गिर गया, उसका नवंबर गिर गया, दिसंबर फिर 2% गिर गया, वो तो परेशान हो जाएगा ना, उसका पोर्टफोलियो तो 8-9% गिर गया। ठीक है, लेकिन अगर पूरे साल का देखें तो वहाँ पॉजिटिव रिटर्न है, 9% रिटर्न है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में यही होता है, शॉर्ट टर्म में आपने कब इन्वेस्टमेंट किया उस पर डिपेंड करेगा आपका रिटर्न। ठीक है, उसी तरह से 2023 देखिए, यहाँ पे देखिए जैन फैब में पूरा निगेटिव रिटर्न, तो कुछ अगर जैन शुरू में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 4-5% का निगेटिव रिटर्न, परेशान हो गया होगा। लेकिन फिर से अगर पूरा देख लें तो 19.5% का रिटर्न है। तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए यही मैं बोलता हूँ। लॉन्ग टर्म देखिए ना, सभी जगह अगर आप एवरेज निकालेंगे, ये बिल्कुल सही बात है, कुछ महीनों में, हर एक साल आप देखिए आपको एवरी ईयर कुछ महीने ऐसे मिल जाएंगे जबकि मार्केट गिरा होगा 2%, 4%, 6%। ठीक है, और उसके बाद फिर वो रिकवर करता है और फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न्स आ जाते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी जिसके भी हालात ख़राब हैं मोस्टली ना, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होंगे, क्योंकि अगर किसी ने ना 3-4 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा तो उसका तो निगेटिव आएगा ही नहीं, अगर सही से इन्वेस्टमेंट किया। अगर गलत प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया अलग चीज़ है, कुछ भी नहीं किया जा सकता उसका, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी ने अगर पोर्टफोलियो सोच समझ के बनाया, स्टॉक पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, अगर किसी ने 3-4 साल से कोई इन्वेस्टमेंट करा है, निगेटिव नहीं होगा आपका। रिटर्न्स कम आए होंगे, ये बात सही है, पहले के मुकाबले रिटर्न घट गया होगा, लेकिन जिसका भी नेगेटिव अभी आ रहा होगा ना, उसका मोस्टली यही होगा कुछ महीने पहले का इन्वेस्टमेंट, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। शॉर्ट टर्म, ये है आज का सेकंड डेटा पॉइंट। यहां भी देखिए आप निफ्टी 50 का पी रेशियो चेक कर सकते हैं, ट्रेलिंग पी 2001 से लेकर जैन 2025। पहले देखिए हमारा पी रेशियो निफ्टी 50 का कितना कम हुआ करता था ना, नीचे आप देखिए ना 2001, 2, 3, 4 सभी कुछ आपको ग्रीन दिख रहा है, मतलब वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हुआ करता था ना। 12, 13, 14, 15, 16 इस रेंज में हुआ करता था। वो इसलिए हुआ करता था क्योंकि उस समय इंडियन इकोनॉमी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हालात में नहीं थे, वर्ल्ड इकोनॉमी के रिलेटिव टू मैं बता रहा हूँ, या इंडियन कंपनीज़ का भी कोई बहुत ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस नहीं हुआ करता था ना। आपको पता है ना, मतलब 91 से पहले तो हालात बहुत ख़राब थे इंडिया में, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3-4% का ग्रोथ हुआ करता था। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, बहुत प्रॉब्लम हुआ इंडिया में, तो वहाँ पे फिर मजबूरी में हमें ना IMF से लोन लेना पड़ा, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा और इकोनॉमी को खोलना पड़ा, क्योंकि IMF के पास जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो बोलेंगे भाई इकोनॉमी को थोड़ा ओपन अप करो तभी लोन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, कंडीशंस होते हैं। तो मजबूरी में हमने उन कंडीशंस को पालन किया, तो उसे ही बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हमने जब वो ओपन अप किया इकोनॉमी, तो उसके बाद फिर इंडिया का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आया। उसके बाद अब देखिए, अब रिसेंट ईयर्स में देखिए ना, पी रेशियो कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इंडिया एज अ कंट्री का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है काफ़ी, इसीलिए FIIs का ये पैसा बहुत ज़्यादा आया है इधर इंडिया में।
और इंडिया कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा है, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है। तो इसीलिए वैल्यूएशंस रीसेंट ईयर्स में देखिए ना कितना ज़्यादा रहता है ना, 24, 25, 27, 28 इस रेंज में। लेकिन अब रीसेंट टाइम्स फिर से देखिए 2024, 2025 जैन देखिए ना, निफ्टी का पी कहाँ चला आया है, 21 आ चुका है। तो वैल्यूएशंस वाइज मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लार्ज कैप्स का एटलीस्ट वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। मतलब एक दो दिन और गिर जाता है तो 20 के रेंज में आ जाता है और वैल्यूएशन वाइज हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे जब भी मार्केट इतना अट्रैक्टिव हो तो ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सही समय होता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये सही बात है कि एफआईआईज बेच रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है, लार्ज कैप में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन वैल्यूएशंस ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जितना भी ये थोड़ा बहुत और गिरेगा, मे बी 2-3-4% और यहाँ से गिर सकता है, तो वो जो वैल्यूएशंस है उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा। इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में यहाँ से आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप अगर आप पूछेंगे, कल के वीडियो में मैंने आपको वैल्यूएशन शो किया था ना, वहाँ वैल्यूएशंस अभी भी ज़्यादा है। यही रीज़न है ना, आप मतलब पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे ना कि मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरता है। आज भी बहुत ज़्यादा गिरा है। और ये तो देखिए, ये तो मैं काफ़ी समय से, मतलब कई महीनों से ये बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए मिड कैप स्मॉल कैप गिरेगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सही बात है, लेकिन मार्केट एवरेज आउट करता है। अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर गया है तो कभी ना कभी गिरेगा। एग्जैक्टली कब गिरेगा, कितना गिरेगा, ये किसी को नहीं पता है, मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन वो गिरेगा तो मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वही हो रहा है ना, इसीलिए मैं हमेशा मना करता था 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट, सब कुछ स्मॉल कैप। तो अभी मतलब जो भी गिरावट है यहाँ से बिल्कुल, जैसे मैं लार्ज कैप बोल रहा हूँ ना, मे बी 3-4-5% का गिरावट यहाँ से, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तो आराम से 10% भी यहाँ से गिर सकता है, 10% मतलब गिर सकता है। अगेन मैं बोल दूँ कि मेरे बोलने से नहीं गिर जाएगा। ठीक है, गिर सकता है, शायद गिर जाए, नहीं भी गिर सकता है, दोनों हो सकता है। बट हाँ, अगर गिरे तो सरप्राइजिंग नहीं होगा क्योंकि वैल्यूएशंस ज़्यादा है। इस तरह के मार्केट कंडीशन में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करेगा? तो देखिए लार्ज कैप ऑलरेडी मैंने आपको वैल्यूएशंस दिखाया, हाँ, फेयरली वैल्यूड के पास में है। तो यहाँ पे अगर कोई 2-3 ट्रांचेज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा और गिरावट आ सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 ट्रांचेस। हाँ, एक बार में ना करें तो ठीक है, 2-3 ट्रांचेस। कोई हेडेक नहीं लेना चाहता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लार्ज कैप में, तो 6 मंथ्स का एसटीपी कर दे, वहाँ कोई हेडेक नहीं है। लेकिन 2-3 ट्रांचेज में भी किया जा सकता है लार्ज कैप्स में। मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी मैंने बताया कि भाई और भी गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब और गिर सकता है तो अननेसरी हेडेक क्यों लेना, वहाँ पे 6 मंथ्स का एसटीपी ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको बहुत कम रिस्क लेना है तो वहाँ पे 12 मंथ का एसटीपी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के डेट फंड में अपना पैसा डालेंगे, उस डेट फंड से एवरी मंथ आप इक्विटी फंड में पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे। इसे ही एसटीपी कहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अननेसरी, मैंने पहले भी देखिए ये सब चीज़ें कई बार मैंने रिपीट किया। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सुनते हैं ना, ध्यान से देखते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा अभी तक। ठीक है, एसटीपी करें 6 मंथ्स का, अननेसरी हेडेक नहीं लें, और भी ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते हैं 12 मंथ का एसटीपी कर दे, बात ही खत्म। ठीक है, देखिए जिसको भी प्रॉब्लम आया है ना लास्ट 2-3-4-5 मंथ्स में उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी ने अगर 2-3-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा, बिल्कुल वहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं आ रहा होगा, पॉजिटिव में ही होगा। हाँ, रिटर्न्स कम होंगे, मेरा भी जैसे रिटर्न्स कम हुआ है, नेगेटिव नहीं आया क्योंकि मेरा पुराना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने 2-3-4 साल पहले इन्वेस्ट किया है, अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, मान लीजिए एक्सेप्शनल केस में, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत हुआ है, आपने सही से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट में ऐसा चांसेस नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है इन्वेस्टमेंट में ना, जो कि हमेशा मैं बताता हूँ, देखिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। पुराने एग्जांपल्स को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अगर आप ना मान लीजिए 1-2 करोड़ का कार खरीद कर लाते हैं, ठीक है, कार तो बहुत अच्छे क्वालिटी का है भाई, तो अगर मान लीजिए कि आपको कार ड्राइविंग नहीं आता है, तो कार कितना भी अच्छा हो, कितना भी महंगा हो, अगर आप उसको चलाएंगे तो मोस्टली एक्सीडेंट होगा। ठीक है, सिंपल है ना, इसमें तो अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से मान लीजिए आपको खीर बनाना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है खीर बनाने का, आपने कभी सब देखा भी नहीं है, ठीक है, कैसे बनता है, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है शुगर और सॉल्ट ना दोनों साथ में रखा हुआ है, आपको कुछ पता नहीं है, आपने गलती से खीर में शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया उसके बाद आप बोलेंगे कि अरे ये तो शुगर ही ख़राब है,
हाँ भाई, शुगर खराब नहीं, आपने शुगर की जगह पे सॉल्ट डाल दिया इसलिए आपका खीर खराब हो गया, ठीक है। आपको खाना बनाना आता ही नहीं था, आपने पहली बार बनाया, बिना सोचे समझे सीखे बनाया तो खराब बन गया। इन्वेस्टमेंट भी वही है, आप सोच समझ कर करें। देखिए कोई भी काम है दुनिया का बिना सोचे समझे करेंगे हाँ, तो गलत होगा ही। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर आप सोच समझकर एक जो सिस्टम है, प्रोसेस है, अगर उसको फॉलो करके करेंगे तो मोस्टली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हमेशा ध्यान में रखें, कई बार मैंने रिपीट किया है, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप उसको सीखें, सीख कर अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि भाई मैं सीखूंगा भी नहीं, तब फिर आपको एक्सपर्ट का मदद लेना पड़ेगा। आप किसी एक्सपर्ट की मदद से इन्वेस्टमेंट करें, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे रॉन्ग नंबर लगेगा और आपको लॉस होगा, अननेसरी लॉस होगा। चलिए अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इन्वेस्टमेंट जर्नी में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मेरा भी तो बहुत गिरा हुआ है ना, मैंने बताया मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं दिक्कत हो रहा है कि जो भी पैसा मैंने डाला है इक्विटी मार्केट में, उस पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं है। 10 साल के बाद उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आपको देखिए हार्ड एंड मनी है, गिरता है तो मुझे भी दुख होता है, ठीक है, ये बात मैं क्लियर कर दूं। जितना ज़्यादा ऊपर जाए अच्छी बात है, गिरता है तो दुख होता है ना। पैसा है, मेरा पैसा हार्ड एंड मनी है, मेहनत से कमाया है। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा अननेसरी हेडेक मैं नहीं लेता हूँ कि भाई पैसा 10 साल के बाद मुझे चाहिए, 20 साल के बाद चाहिए, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में देख रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ, अप डाउन चलता रहता है और वही हो भी रहा है, तो मैं अननेसरी हेडेक क्यों लूँ, ठीक है। इसीलिए मुझे बिल्कुल भी परेशान है, ऑल्दो मेरा भी पैसा काफ़ी हद तक गिरा है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इक्विटी मैंने आपको दिखाया ना, रिटर्न्स अप डाउन होता है, मंथली तो बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, और कभी कभी 1-2 साल हो सकता है नेगेटिव रिटर्न आ जाए, लेकिन बाद में पॉजिटिव आके एवरेज आउट कर देता है। तो इसीलिए इक्विटी में जब भी जाएं तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। हमेशा मैंने रिपीट किया है, मीडियम टर्म का मतलब हुआ 5 to 10 ईयर्स और लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ मोर देन 10 ईयर्स। इस तरह का होराइजन आप रखेंगे तो चांसेस, देखिए गारंटी किसी चीज़ की नहीं हो, इसीलिए सेफ्टी के लिए मैं बोलता हूँ कि चांसेस बहुत कम है कि आपको ना नेगेटिव सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखें, जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म रखें, एवरेज आउट होकर रिटर्न अच्छे आने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होगा जो कि बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे और शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स आपने देखा ना, 1-2-3 महीने तो कभी 6% गिर गया, कभी 7% गिर गया, कभी 4% गिर गया। तो वहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया, किस्मत खराब, उस समय कुछ प्रॉब्लम हुआ, मार्केट गिर गया, आपको लॉस हो गया। आपने 2 ही महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पास कोई चारा नहीं है, गिरा हुआ है, फिर भी आपको बेचकर हट जाना पड़ेगा, लॉस हो गया। इसमें गलती किसकी है? मार्केट की गलती नहीं भाई, मार्केट तो ऐसा ही चलता है। मैंने तो 2000 से आपको दिखाया, मार्केट का तो चाल ही यही है। आपकी गलती, आपको पता ही नहीं मार्केट कैसे है और आपने सीखने की कोशिश नहीं की। पता नहीं, इसमें गलती नहीं है, ठीक है। गलती यहाँ पे है कि आपने सीखने का कोशिश नहीं किया। बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं उसको करें, या फिर एक्सपर्ट का हेल्प लें, इसमें से कुछ तो करें, बिना सोचे। हार्ड एंड मनी है, वेस्ट नहीं करें, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, रिस्क प्रोफाइलर आप चेक करें। रिस्क प्रोफाइलर हमारे वेबसाइट पे जाएं, phronesis.investor.com, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिस्क प्रोफाइल का मिलेगा ऑप्शन, रिस्क प्रोफाइल में क्लिक करें, वहाँ पे चेक करें, उसी से पता चलेगा आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया भी कम ना हो। इक्विटी में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, यहाँ तो 10, 20, 30% भी कभी कभी गिर जाता है। तो आपको बोला जाएगा भाई आप एफडी कर लो, ठीक है, इधर मत आओ आप, ठीक है। उसी तरह से आप बोलेंगे कि नहीं मैं अबाउट 10-20% तक का झेल सकता हूँ ना, अगर मार्केट गिर जाए उतना तो मैं डर कर भागूंगा नहीं। तो बोलेंगे ठीक है भाई, आप लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर लो, वहाँ तक आप झेल सकते हो, तो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल उसको बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग अगर बोलेंगे नहीं मैं तो 30-40% भी अगर मार्केट गिर गया तो मैं हटने वाला नहीं हूँ, मैं टिका रहूँगा, मुझे पता है कि रिटर्न जनरेट हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में, तब बोला जाएगा ठीक है, तब आप मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर लो, वहाँ रिस्क तो ज़्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी थोड़े ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करें, उससे पता चलेगा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। देखिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप पहले चेक कर लें कि भाई आपके लिए प्रोडक्ट सुटेबल है कि नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है कि नहीं, आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव है कि नहीं। अगर है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आते हैं। नहीं है तो मत करें। दूसरे प्रोडक्ट्स हैं ना, डेट म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे जाएं, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं ना, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गोल्ड में थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं, हाइब्रिड फंड्स में आप एक्सपोजर ले सकते हैं जहाँ की इक्विटी का
कम है एक्सपोजर, तो बहुत सारे और वहाँ जाएं। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, होराइजन है, तो बिल्कुल इक्विटी में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए ना, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर करना है, ठीक है, हमेशा आप लोग का क्वेरी आता है हम क्या चेक करें, क्या चेक करके इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो देखिए स्टॉक में फंडामेंटल जब भी हम बात करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, सभी कुछ तो बहुत लंबा होगा वीडियो, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। क्या देखेंगे आप ना, 5 to 10 ईयर्स का रफली उसका सेल्स ग्रोथ देख लें कि सेल्स ऊपर जा रहा है कि नहीं, किस तरह का सेल्स ग्रोथ आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देख लें 5-10 ईयर्स का किस तरह का आ रहा है। ईयरली देख लें कि बहुत ज़्यादा अप डाउन तो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा एक दो साल अप डाउन चलता है, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर ऊपर जाए। आरओई देख लें, रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरह का है, अच्छा खासा आ रहा है कि नहीं ना। जैसे लार्ज कैप है तो लार्ज कैप में अबाउट 15% के आसपास भी आरओई आ रहा है तो अच्छा मान लिया जाएगा। मिड कैप है 15 to 20% के आसपास है तो चलो ठीक है। स्मॉल कैप है तो 20% से ऊपर। देखिए आरओई जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, मैं रफली एक बेयर मिनिमम की बात बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही हो तो अच्छा है। तो लार्ज कैप अबाउट 15-20%, मिड कैप ना 20% के आसपास, स्मॉल कैप ना 25% के आसपास, इस तरह का रफली मैं बता रहा हूँ, इस तरह का रेंज हो। और वो भी सिर्फ एक साल का नहीं, देखें कि पहले कैसा, अब का कैसा, और ऊपर जा रहा है कि नहीं, वो देखिए आप। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लोज देख लें ना, फ्री कैश फ्लो है कि नहीं। अगर कंपनी नहीं है, फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, तो देख लें कि भाई एटलीस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो है कि नहीं, पॉजिटिव, वो तो होना ही चाहिए कम से कम। उसका डेट देख लें, भाई डेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर 0.5 से भी ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है तो अवॉइड करें, क्यों रिस्क लेना। 0.2 0.25 इतना तक चलता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लें कि अगर डेट लिया है तो भाई इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लें कि 5-6 टाइम्स ज़रूर हो, मतलब कम से कम 3 तो ज़रूर हो, लेकिन अगर 5 to 6 टाइम्स या उससे ज़्यादा है तो उसे अच्छा माना जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें चेक कर लें। वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स के बाद वैल्यूएशंस चेक कर लें। देखिए कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप महंगे वैल्यूएशन पे खरीदेंगे तो गलत इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, वो आपका रॉन्ग नंबर लगेगा ही। कल भी कुछ स्टॉक्स को मैंने डिस्कस किया था ना, क्वालिटी 1-2 स्टॉक का बहुत अच्छा था, वैल्यूएशन ज़्यादा था इसलिए बुरी तरह से गिर रहा है। ठीक है, तो वैल्यूएशंस में आप, एक तो होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उससे आप एग्जैक्टली पता लगा पाएंगे कि रफली इस प्राइस पे खरीदेंगे तो अच्छा होगा। और अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो का आपको आइडिया नहीं तो रिलेटिव वैल्यूएशन आप देख सकते हैं ना, पी रेशियो देख लें कि भाई पहले का पी रेशियो क्या था 5-10 ईयर्स का, अभी क्या चल रहा है। फिर उसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनीज़ है उसके मुकाबले इसका पी रेशियो कैसा चल रहा है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, लाइक बैंक्स हैं, तो वहाँ प्राइस टू बुक रेशियो चेक कर लें कि पीबी रेशियो पहले के मुकाबले कैसा चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कैसा है। लॉस मेकिंग कंपनी है तो प्राइस टू सेल्स चेक कर लीजिए कैसा चल रहा है। इसके अलावा पेग रेशियो भी चेक कर सकते हैं। पेग रेशियो में देख लें कि अगर 1 से कम है तो माना जाएगा कि अंडर वैल्यूड है, और अगर कंपनी अच्छे क्वालिटी की है तो वहाँ पे अगर 2 तक भी पेग रेशियो है तो उसे अच्छा माना जाएगा। अच्छे क्वालिटी की कंपनी है तब 2 से ज़्यादा अगर पेग रेशियो होने लगता है तो उसको माना जाएगा कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया। बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखें। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड देखिए मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ये होता है डाइवर्सिफाइड फंड। मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। तो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड रहता है इनका पोर्टफोलियो, तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। रिस्क तो सभी जगह इक्विटी है, ठीक है, लेकिन रिस्क रिलेटिवली अगर आप देखें तो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आइडिया नहीं है तो सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, फैक्टर फंड से दूर रहें। फैक्टर फंड में आप लोग हमेशा आता है मोमेंटम फंड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेचुरली रिटर्न ना, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आया था तो उसको देखकर बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। फैक्टर फंड में ही मोमेंटम फंड आता है। देखिए मोमेंटम फंड जब मार्केट बहुत अच्छा करेगा रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आया तो बुरी तरह से गिरेगा। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अभी देखिएगा जाके परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं मार्केट का आइडिया तो बिल्कुल, देखिए मार्केट का आइडिया है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो मार्केट का आइडिया भी नहीं, ऊपर से आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ तो प्रॉब्लम होगा ना। अब देखिए थर्ड स्लाइड में आज का दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमें सेक्टर और थीमेटिक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगर हमें मार्केट का आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2010 से आप देखिए ना 2023 तक, यहाँ पे आप सेक्टर्स और थीम्स का परफॉर्मेंस देखिए। कोई भी सेक्टर और थीम आपको नहीं दिखेगा जो कि हमेशा टॉप पे रहेगा। ठीक है, हमेशा ये टॉप का देखिए, टॉप 1 2 3 या फिर नीचे का 1 2 3, हमेशा ये चेंज करता रहेगा। ठीक है, लाइक 23 में टॉप पे क्या था, निफ्टी ऑटो सबसे ज़्यादा रिटर्न 1 रैंक, 22 में निफ्टी बैंक ने ज़्यादा रिटर्न दिया, 21 में मेटल ने ज़्यादा रिटर्न दिया, 20 में फार्मा ने ज़्यादा रिटर्न दिया। हमेशा चेंज कर रहा है। ठीक है, एवरी 1 ईयर 2 ईयर में सब कुछ चेंज करता रहता है।
इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा मना करता हूँ कि अगर आपको आइडिया नहीं है, क्या करेंगे आप ना कि लास्ट जैसे किसी थीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, किसी सेक्टर का जो फंड होता है अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 1-2 साल आपने रिटर्न दिया, बहुत ज़्यादा रिटर्न, अब वो हाई रिटर्न देखकर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई वो 1-2 साल तक ही अच्छा रिटर्न देगा, अब तो उसके नीचे जाने का समय आ गया है। तो आपने जब इन्वेस्टमेंट किया वो नीचे जाने लगा, आप बोलेंगे अरे बेकार है, बेकार नहीं है, आपकी गलती है, आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, कोई भी सेक्टर या थीम 1-2-3 साल तक अच्छा करता है, फिर 1-2-3 साल तक बीच में थोड़ा डाउन होगा, फिर से वापस आएगा, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएगा, वापस आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप टिके नहीं रहेंगे ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया, गिरने लगा, आप 1-2-3-4 महीने 1-2 साल वेट करेंगे, भाग जाएंगे, अरे बेकार है। लेकिन आप जब भागेंगे उसके बाद फिर से वो वापस आने लगेगा, क्योंकि ये सिक्लिकल होता है ना, कुछ समय ऊपर जाएगा, कुछ समय नीचे जाएगा, इस तरह से। तो इसीलिए अगर जानकारी नहीं है तो इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े, सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए जाए। ठीक है, इसके बाद और क्या ध्यान रखना है, इसके बाद ध्यान रखना है कि भाई एसेट एलोकेशन, मार्केट कैप एलोकेशन, पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करें। ठीक है, मेरा मार्क पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं। क्यों नहीं डरा हुआ? क्योंकि मुझे 10 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है। मैं सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करता हूँ जो कि नियर फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नियर फ्यूचर में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए पैसा मैंने अलग से रखा है। लाइक आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, एफडी में रख सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म का पैसा है इक्विटी में कभी नहीं डालें, वो डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। तो बहुत सारे एसेट क्लास है ना इक्विटी में, जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, बाकी आप डेट में रख लें, डेट में या फिर कुछ गोल्ड में रख सकते हैं। इस तरह से डाइवर्सिफाई करके रखें, पूरा पैसा इक्विटी में कभी नहीं डालें, सिर्फ वैसा पैसा डालें जिसको एटलीस्ट 5 ईयर्स तक आप टच नहीं करेंगे। अब जो फालतू का पैसा है, भाई 5 साल तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, वो डाल दिया, इस तरह से आप इन्वेस्ट करें। उसके बाद मार्केट कैप एलोकेशन, पूरा पैसा कभी भी सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं डाल दें। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर रिटर्न वहाँ भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आप टिकेंगे तब तो। अभी देखिए स्मॉल कैप या मिड कैप का परफॉर्मेंस बुरी तरह से गिर रहा है, बहुत लोग डर कर भाग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग समय पे अलग अलग फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा या बुरा होगा। अभी देखिए जो फेस चल रहा है ना, आने वाले समय में मैंने दिखाया ना निफ्टी 50 का वैल्यूएशंस, तो उम्मीद किया जा रहा है कि लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर आएगा, क्योंकि कुछ सालों से यहाँ रिटर्न आया ही नहीं है, मतलब काफ़ी कम आया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं आया, रिटर्न कम आया है, और मिड कैप स्मॉल कैप का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया। तो उम्मीद यह है कि लार्ज कैप का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर रहेगा, मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस रिलेटिवली थोड़ा डाउन रहेगा। तो इसीलिए मिक्सअप करके रखें कि जो भी अच्छा करे उसका एडवांटेज आपको मिले, पूरा का पूरा पैसा एक जगह नहीं डाल दें। इसके बाद कितने सारे फंड्स, तो देखिए 3, 4, 5 फंड्स बहुत हैं किसी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फंड, उससे ज़्यादा फंड्स नहीं खरीदे म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड का एक स्कीम भी लेते हैं ना, 40, 50, 60 स्टॉक्स होता है, ऑलरेडी ओवर डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो इसीलिए ना 20 स्कीम, 50 स्कीम, इस तरह, मतलब कुछ लोग तो 50-60 स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो करना सही नहीं है। मतलब कैसे ट्रैक करेंगे उतना सारा, और उतना करें, मतलब कुछ स्कीम्स में बिल्कुल बहुत कम इन्वेस्टमेंट करें, कोई मतलब नहीं बनता है ना। अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, कुछ स्कीम्स में करें। और इंटरनेशनल इक्विटी का बहुत क्वेरी आता है, यूएस की जगह दूसरी जगह नहीं जाएं। ठीक है, अगर आपको आइडिया है, मतलब चाइनीज़ मार्केट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, इन्वेस्टमेंट करें। ताइवान के मार्केट के, वो अलग चीज़ है, जानकारी आप एक्सपर्ट हैं बिल्कुल करें, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं है, तो नहीं जाएं इंटरनेशनल मार्केट में, सिर्फ यूएस के लिए जाएं। ठीक है, यूएस भी इंडेक्स फंड है ना, S&P 500 या फिर नैस्डैक 100, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, और पोर्टफोलियो का अबाउट 10 to 15%, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप देखें। इसके बाद देखिए कंट्री में ना एक और होता है इन्वेस्टमेंट नॉलेज कंट्री का। तो कंट्री में आप क्या देखेंगे कि भाई कंट्री कैसा कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही मैटर करता है ना। लॉन्ग टर्म में देखिए क्या मैटर करेगा, तो फंडामेंटल्स में फिस्कल डिफिसिट कैसा चल रहा है, गवर्नमेंट कितना ज़्यादा डेट ले रहा है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, वो कम होता है, और खर्च ज़्यादा होता है। तो खर्च ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उसको लोन लेना पड़ेगा, इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया जाता है। तो फिस्कल डिफिसिट देखिए, बजट में आपको पता चलेगा फिस्कल डिफिसिट क्या है। ये थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंट्री में प्रॉब्लम आ जाएगा। करंट अकाउंट डिफिसिट देखिए भाई कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कितना पैसा आ रहा है, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा कैसा चल रहा है, उसके बाद कंपनीज़ का प्रॉफिट कैसा चल रहा है, जो बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ है ना, जो लोन ग्रोथ है कैसा चल रहा है कॉर्पोरेट्स को या रिटेल्स को। तो देखिए जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, नॉमिनल हो गया, या फिर कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, या फिर बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ हो गया, इसी के आधार पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का रिटर्न आता है। जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया था ना निफ्टी 50 का रिटर्न्स, बोला था ना अबाउट 12-14% का रिटर्न, इसीलिए आया था क्योंकि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन,
उसका देखेंगे, या फिर कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, या फिर बैंक का क्रेडिट ग्रोथ इसी रेंज में रहता है। तो उसी रेंज में लगभग मीडियम टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो किसी भी इवेंट के कारण मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, 100% लक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप देखेंगे भाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी में किस तरह का चल रहा है। थोड़ा इन्फ्लेशन कम है तो बहुत अच्छा बात है। इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कैसा चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कम है तो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये सब फंडामेंटल्स आप देखेंगे कंट्री का कैसा चल रहा है, इससे आपको रफ आइडिया मिलेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा खुद के लिए अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करें। और ये शॉर्ट टर्म का हिकअप्स हमेशा चलता है, इन चक्रों में ज़्यादा नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लें, लॉन्ग टर्म का पैसा लगाएं और वहाँ पे आराम से मार्केट पे टिके रहें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।